ऐसी स्थिति में भी ये 6 महीने का पीरियड या 4 महीने का पीरियड किसी तरह से खत्म किया जा सकता है, इस बात पर चर्चा मैं आप सभी के साथ आज ही शाम को पार्ट नंबर 2 में करने वाली हूं। जब भी दो पक्षों के बीच में किसी भी बात को लेकर के मनमुटाव होता है तो हर संभव प्रयास किया जाता है, दोनों पक्षों की तरफ से, उनके वेल विशर्स की तरफ से, उनके परिवार के हर सदस्य की तरफ से, और साथ ही साथ कोर्ट में वकीलों के द्वारा भी और जजेस के द्वारा भी ये यथासंभव प्रयास किया जाता है कि वो आपस में समझौता कर ले और उस समझौते के तहत वो किसी एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे ताकि उनका जिंदगी शांतिपूर्वक ढंग से चल सके। जब हर तरह का प्रयास कर लिया जाता है, एक साथ रहने का और एक साथ रहना संभव नहीं हो पाता है, तो आखिरकार दोनों पक्षों को तैयार किया जाता है आपसी समझौते के तलाक के लिए, ताकि उम्र रहते वो दूसरी शादी की ओर जा सके, या अगर उन्होंने जीवन में कुछ और सोच रखा है तो उस तरफ शांति से चल सके और अपना जीवन सुख में बिता सके। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज के इस पार्ट 1 वीडियो में मैं आप सभी के साथ म्यूचुअल कंसेंट यानी आपसी समझौते के तलाक की प्रक्रिया को समझाने वाली हूँ। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ आपसी समझौते के तलाक में किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जुरिस्डिक्शन इस केस की कहां कहां बनती है, इसका प्रोसीजर किस तरह से फॉलो होगा, और म्यूचुअल कंसेंट के तलाक के लिए क्या मुख्य कंडीशंस होनी चाहिए, इन सभी बातों को विस्तार से बताने वाली हूँ। आप इस वीडियो को स्किप करके ना देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जुरिस्डिक्शन की। अब चूंकि दोनों पक्षों ने ये तो समझौता कर लिया कि वो अब आपसी समझौते से प्यार से शांतिपूर्वक अलग हो जाएंगे और अपना जीवन अलग अलग आगे चलाएंगे, लेकिन ये केस कहां पर दायर हो सकता है, इसके लिए भी थोड़ा सा विचार करना जरूरी है। अब हम समझते हैं कि ये जुरिस्डिक्शन या क्षेत्राधिकार कहां कहां हो सकता है। सबसे पहला क्षेत्राधिकार होगा जहां आप दोनों की शादी हुई थी। दूसरा क्षेत्राधिकार जहां पर पति इस समय पर रह रहे हो, या तीसरा क्षेत्राधिकार वो भी हो सकता है जहां पर लड़की इस समय रह रही है। अब बात करते हैं कि आपसी समझौते का तलाक दायर करने से पहले कौन कौन सी वो शर्तें हैं जिनका हमें अच्छी तरह से देख लेना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग इतनी मेहनत करके कोर्ट में आपसी समझौते के तलाक को दायर तो कर दें, लेकिन इन कंडीशंस के फुलफिल न होने की वजह से आपका केस या तो डिसमिस हो जाए, या आपको ये कह दिया जाए कि ये कमी है, आप इसको विड्रॉ कर लीजिए और आप विद लिबर्टी टू फाइल आप इसको विड्रॉ कर लीजिए और दोबारा से इसको फाइल कीजिएगा। तो हो गई ना फजीहत। तो इसीलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनका पूरा होना जरूरी है। सबसे पहली कंडीशन आपसी समझौते के तलाक में है आप दोनों की आपसी सहमति। अगर आप दोनों में से एक भी पक्ष असहमत है किसी भी बात को लेकर के, तो वो आपसी समझौते का तलाक आपका आगे चल ही नहीं सकता, आपको उसमें ऑर्डर पास नहीं होगा, बल्कि केस डिसमिस होने की संभावना है। इसी तरह से दूसरी आवश्यक कंडीशन है कि आप पति और पत्नी एक दूसरे से अलग रहते आपको कम से कम 1 साल जरूर हो गया हो, और अगर आपको अलग रहते हुए 1 साल नहीं हुआ है तो आपका फर्स्ट मोशन कोर्ट में फाइल नहीं किया जा सकता। तीसरी इसकी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि किसी भी तरह का दबाव, किसी भी तरह की जबरदस्ती या किसी भी तरह का उकसाना उसके अंदर नजर नहीं आना चाहिए। अगर जज साहब को किसी भी क्षण
ये नजर आता है, ये महसूस होता है कि किसी भी एक पार्टी को उकसाया गया है या उस पर किसी भी तरह का प्रेशर है, तो हो सकता है कि आपका आपसी सहमति का जो तलाक लेने के आपके मंसूबे थे वो अधर में लटक जाए। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कंडीशन पर भी आप सभी को ध्यान देना जरूरी है कि आप दोनों के बीच में कोई भी ऐसी चीज ना रह गई हो जिसमें आपकी लड़ाई होने की दोबारा से संभावना हो, यानी कि आपस के जो आपके क्लेम्स हैं वो सारे के सारे सेटल हो चुके हों। अगर आपने कोई केस पहले कोर्ट में फाइल किए हुए हैं तो वो केस कैसे कैसे खत्म होंगे ये भी विचार किया जाना इस केस को डालने से पहले जरूरी होगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोसीजर की। आप फैमिली कोर्ट में अप्रोच करेंगे और फैमिली कोर्ट में अप्रोच करने के बाद आप अपनी केस की ड्राफ्टिंग कराएंगे और ड्राफ्टिंग करने के बाद आप भी ये बातों का ध्यान रखेंगे वकील साहब के साथ साथ कि आपके केस में किसी तरह की कोई कमी ना रह गई हो। यहाँ जो सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात आपकी तरफ से लिखी जानी है कि आप दोनों की शादी कब हुई थी, उसके बाद आप दोनों अलग कब से रह रहे हैं, इस तारीख का उल्लेख किया जाना आपकी पिटीशन में बहुत जरूरी है। इसके बाद आप यहाँ ये जरूर बताएंगे कि आप दोनों की शादी होने के बाद आप लोगों के पति पत्नी के संबंध बने, अगर बच्चा हुआ तो कब हुआ और इस म्यूचुअल डिवोर्स के बाद, इस आपसी सहमति के तलाक के बाद वो बच्चा किसकी कस्टडी में रहेगा, और अगर मान लेते हैं कि पत्नी की कस्टडी में रहा तो पति उससे कब कब मिलने आ सकता है, उस बच्चे की मेंटेनेंस और उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा कब कैसे किया जाना है, इन बातों का उल्लेख बहुत जरूरी है पिटीशन में लिखा होना। इसी के साथ साथ जो भी फर्नीचर है, स्त्री धन है या और भी पैसे हैं और भी क्लेम्स हैं, आपकी एक साथ की गई प्रॉपर्टीज हैं या और कोई बैंक खाते हैं, उन सभी का भी इसमें विवरण होना बहुत जरूरी है। और ये सभी शर्तें लिखी जाती हैं MOU में, जिसके लिए मैंने काफी सारे वीडियोस पहले भी बनाए हैं, उन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। आप उसे समझ सकते हैं कि MOU में और क्या क्या लिखा जाना जरूरी है। अब आपने फर्स्ट मोशन फाइल कर दी। फर्स्ट मोशन फाइल होने के बाद जज साहब ने आप दोनों से कुछ प्रश्न पूछे। प्रश्न होने के पूछे जाने के बाद जज साहब कन्विंस हो गए कि हाँ, अब आप दोनों के बीच में कोई भी संभावना नहीं बची है एक साथ रहने की, और उन्होंने फर्स्ट मोशन में ऑर्डर दे दिया। और उसके बाद आता है 6 महीने का पीरियड कि आप अभी भी पुनर्विचार कर लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि जल्दबाजी में आप लोग कोर्ट में पहुंच गए हों, और इस 6 महीने की अवधि के बाद आप दोबारा से सेकंड मोशन कोर्ट में फाइल कीजिएगा। यहाँ पर आप सभी को ये भली भांति पता है कि सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आ चुकी है, और उस लैंडमार्क जजमेंट में ये कहा गया है कि फर्स्ट मोशन से पहले ही अगर 1.5 साल या 1.5 साल से ज्यादा आप अलग रह रहे हैं तो आपको फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन के बीच का जो 6 महीने का पीरियड है उसका इंतजार करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप उस पीरियड को वेव ऑफ करवा सकते हैं अपने ट्रायल कोर्ट में, अपने फैमिली कोर्ट में। लेकिन हाँ, ये वेव ऑफ होगा एक एप्लीकेशन के जरिए, और उस एप्लीकेशन में आपको ये बहुत अच्छी तरह से ये बताना होगा कि आपको ये वेव ऑफ क्यों चाहिए। साथ ही आपको ये भी बताना जरूरी होगा कि आप दोनों पक्षों के बीच में सब तरह की संभावनाएं खत्म हो चुकी हैं काउंसलिंग की, और कोई भी अब विचार नहीं है, कोई भी अब मौका ऐसा नहीं बचा है कि आप दोनों एक साथ हो सके। और जज साहब इन सब बातों को सुनने के बाद अगर कन्विंस होती हैं तो उनके पास एक डिस्क्रिशनरी पावर है इस 6 महीने के पीरियड को खत्म कर देने की। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल सभी के सामने आता है कि हो सकता है कि ऐसा बहुत बार देखा गया है कि फर्स्ट मोशन से पहले हालांकि 11 महीने हुए हों या आपका 1 साल भर हुआ है, आपने फर्स्ट मोशन आपने फाइल कर दी, लेकिन उसके बाद का जो 6 महीने का पीरियड है वो 6 महीने का पीरियड आप किसी भी तरह से गुजार नहीं पा रहे, और आप दोनों के बीच में किसी भी तरह की कोई भी संभावना नहीं है। लेकिन अब करें तो क्या करें। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कह दिया अपनी लैंडमार्क जजमेंट में
कि सेकंड मोशन को फाइल करने से पहले 1.5 साल पूरा होना जरूरी है, जबकि यहाँ सिर्फ आपका 11 महीने या 12 महीने ही पूरा हुआ है। तो क्या ऐसी स्थिति में भी ये 6 महीने का पीरियड या 4 महीने का पीरियड किसी तरह से खत्म किया जा सकता है, ताकि आपके जीवन में जो परेशानियां आ गई हैं वो खत्म की जा सके। इस बात पर चर्चा मैं आप सभी के साथ आज ही शाम को पार्ट नंबर 2 में करने वाली हूं। आप सभी पार्ट नंबर 2 देखिएगा और ये जानिएगा कि क्या ऐसा हो सकता है कि दो पार्टनर्स को अलग रहते हुए 18 महीने ना हुए हों और उनके बीच में तलाक लिया जा सका हो या म्यूचुअल कंसेंट की डिवोर्स डिक्री पास की जा चुकी हो। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।